हेलो बेटा, कैसे हो? ये कौन से सर है? एक का आंसर आ ही गया कमेंट में कि ये कौन से सर है। सर तो कोई और दिखाई दे रहे हैं, ये तो कोई दूसरे सर आ गए ना। क्यों, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ, ये आप कैसे? मिलने की इच्छा थी बेटा आप सबसे, तो मैं आ गया कि चलो आप सबसे मिल लेते हैं। साहिल सर को बोला कि सर थोड़ा आप देख लो, थोड़ा वेट करो, मैं एक बार बच्चों से मिल के आता हूँ, तो इसीलिए मैं आ गया। और बताओ। मैं अच्छा हूँ बेटा, आप सब कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा क्लास तो आपकी फ़िज़िक्स की ही होगी। फ़िज़िक्स के आपके क्वेश्चंस जो चल रहे हैं वही डिस्कस होंगे। बस सिर्फ आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैं आया था, तो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उससे पता लगता है इस बात का। बेटा मेरा नाम कुलदीप है, वैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ आपका, बट आज का जो सेशन है आपका वो फ़िज़िक्स का है, तो फिज़िक्स वाले सर को मैंने थोड़ी देर के लिए रोक लिया है। मैंने बोला है कि बच्चों से मिलना है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले आ गया। अभी आपके सर भी बीच में आ जाएंगे, आपको फिर से क्वेश्चंस डिस्कस करवाएंगे, है ना। तो सेशन कैसा चल रहा है बेटा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? थोड़ा सा इस बारे में मुझे बात करनी है आपसे। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? बिकॉज़ आपको पता है अगस्त ख़त्म हो चुका है, सितंबर स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में फिर कुछ टाइम बाद आपको दिवाली वैकेशंस जैसी चीज़ें दिमाग में चलने लगेगी कि चलो दिवाली आने वाली है, तो समय तो बहुत जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है ना। तो टाइम ये जितना जल्दी जल्दी निकलेगा उतनी ज़्यादा फिर टेंशन्स बढ़ेगी, है कि नहीं है? पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए बेटा, ये वर्ड तो बिल्कुल बेकार है कि बहुत बेकार चल रही है सर, ये तो नहीं होना चाहिए था। मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री में ठीक से रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्यों बेटा, क्या दिक्कत हो रही है? घबराहट भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अच्छी चल रही है ना बेटा। रिवीजन की स्ट्रेटेजी तो आपको जैसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है उनको आप अगर अभी के टाइम पे रिवाइज करते हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि किसी भी नई चीज़ को अगर आप बाद के लास्ट के लिए छोड़ दोगे ना तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती है उनको अभी के टाइम आप पढ़ लो, समय है, समय रहे तो उनको पढ़ लो आप। नीट कैसे निकालें बेटा? नीट के लिए सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा ना, नीट के लिए पढ़ना भी पड़ेगा। उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग सेट करके चलोगे तभी जा कर के तो नीट निकलेगा। क्यों, केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हो रही है? क्या दिक्कत आ रही है बेटा केमिस्ट्री में, बता दो क्या दिक्कत है केमिस्ट्री में? एग्ज़ाम कैसी? अरे यार देखो, बिना पढ़े तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, पहले भी बोला हुआ है बेटा कि जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं ना समझ में, उन चीज़ों को आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ करके और सिर्फ छोड़ दिया। आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी भी तो एक ही बार में आपको दिमाग में रहती है ना। तो बिकॉज उसका कारण क्या है, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, आपकी इंटरेस्ट वाली चीज़ है। तो जिस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से इंटरेस्ट से अगर देखते हो तो वो आपको याद रहती है। सिर्फ ठीक उसी तरीके से बेटा आपको जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, तो आप इनको थोड़ा सा ये सोच करके और ये मोटिवेशन के साथ पढ़ो कि अगर मैंने इनको अच्छे से कर लिया तो आने वाला जो टाइम है वो मेरा बहुत अच्छा होगा। अपने नाम के आगे आप अगर डॉक्टर लगा देते हो, इससे बढ़िया गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते। तो मैं आपको पहले भी बोला हुआ बेटा, मोटिवेशन दिमाग में रखो, सिर्फ अपने घर वालों को और किसी को नहीं। आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो।
जो समझ में नहीं आता है उसके लिए एफर्ट तो करो, एफर्ट करोगे तो वो भी समझ में आएगी। बिल्कुल बेटा, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे आपको, वेट करो, आएगा नंबर अपना भी। अभी के टाइम पर जो सीक्वेंस चल रहा है आप उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलो बस, है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप ये जो अभी सीरीज चल रही है अपनी, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, इसको आप लोग सीरियसली लेते हो या सिर्फ यहाँ पे आकर के चैट बॉक्स के हिसाब से आ जाते हो? बेटा जो भी चीज़ें आपकी दिक्कत वाली चीज़ें हैं ना, उनको आप लिख करके चलो, और क्लास में जैसे आपको टीचर मिलते हैं ना, उन टीचर से साथ के साथ बोला करो। अभी जैसे आप बोल रहे हो ना, तो उसी तरीके से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ मेरा इतना ही बोलना था कि आज जो सेशन चलने वाला है, इस सेशन की तरह जितने भी अपने सेशन हैं उन सारे सेशंस को थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ो बेटा, है ना। सवाल नहीं लगते तो उसके कॉन्सेप्ट को सीखो ना, ऐसे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे आपसे। बाकी मैं भेजता हूँ आपके फिजिक्स वाले सर को अब, है ना। बिल्कुल बेटा, आपके फिजिक्स वाले सर को बुलवाते हैं अब। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्या आपको अच्छे से आवाज़ आ पा रही है? क्या अच्छे से आवाज़ क्लियर है बच्चों? वॉइस इज़ क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन। कोटा में बहुत बारिश है। चलिए ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है हम खेल शुरू कर सकते हैं। हम खेल शुरू कर सकते हैं, यस, बहुत बढ़िया। चलिए तो ठीक है बच्चों, आज लास्ट टाइम हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, और आपने अगर सेशन ध्यान से देखा होगा तो हमने न सिर्फ क्वेश्चंस को देखा, लेकिन हमने उन क्वेश्चन के पीछे लॉजिक्स भी देखा कि किस लॉजिक पे क्वेश्चन था, किस फंडामेंटल पे क्वेश्चन था, किस तरह के क्वेश्चन थे, उसके लिए क्या याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि किन कॉन्सेप्ट्स को आपको स्पेशली फोकस करना है नीट के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, तो बच्चों हमारी कहानी हम शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी 3 भी आ सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से। तो हम बात करते हैं चैप्टर से। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने ये उठाया है, और पहला क्वेश्चन ये उठाया। अब देखो हर बार पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रैंडमली उठा लिया कुछ भी। अगर ये क्वेश्चन उठाए तो इसका पहला अर्थ ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है ना। इंस्ट्रूमेंट मतलब अमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, मतलब इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को लेने में। सिर्फ क्वेश्चन का रोल नहीं है कि भाई क्वेश्चन आ गया सॉल्व कर लिया, नो। क्वेश्चन वो क्यों उठाया, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन ये है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको नोट, आप कॉपी में पेन आपके पास होना चाहिए, नोट डालो फटाफट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट मतलब अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रीवियस ईयर का ही पहले क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको ले लिया। चलिए बच्चों, इसमें दे रखा है मीटर सेतु की 2 भुजाओं का प्रतिरोध 5 और 10, 5 और R है। ये 5 हुई R, ये मीटर सेतु है, बिल्कुल 1 मीटर वाला। जब प्रतिरोध R के पार्श्व में R ओम का एक अन्य प्रतिरोध शंट कर दिया जाता है तो संतुलन लंबाई 1.6 L1 हो जाती है। तो R का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखें, पहले था 5 और R, और इधर लंबाई L1 है। इसका मतलब बच्चों ये है L1, और मीटर ब्रिज में अपन को पता है मीटर सेतु में 1 मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है, ये AB वायर 100 सेंटीमीटर का था, इसीलिए ये लेंथ अगर L1 है तो बची कितनी, 100 माइनस L1, ठीक है, 100 माइनस L। मुझे लगता है कोई बच्चे ने कमेंट किया, अनुराग चौबे ने, कि सर ये तो बैच में स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं आपको भाई फिर से एक बार बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये ओवरऑल कॉमन सब बच्चों के लिए सीरीज़ है। ये सिर्फ हमारे डाउटनेट के बैच की जो आरंभ बैच है उसके लिए नहीं है, ये ओवरऑल सीरीज़ है।
इसमें हम वीक में 2 सेशन लेंगे जिसमें हम पूरी फिजिक्स इसमें बात करेंगे। मैं लगभग पूरा 12th का काम कंप्लीट करूँगा। हर वीक एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे डाउट नेट के बैच के बच्चे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो डाउट नेट के नहीं है, बाहर के हैं, या जिन्होंने लास्ट ईयर तैयारी कर चुके हैं, या जो 12th पास आउट हैं, ठीक है। स्पेशली ये चीज़ दिखाने के लिए और उन बच्चों के लिए सीरीज़ है, ठीक है। तो हमारे बच्चों के लिए कब काम आएगी? तब काम आएगी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जब मैंने डाउट नेट पर ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करके करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाऊंगा, ख़त्म हो जाए तब आप ये देख लेना। अभी इलेक्ट्रो ख़त्म होने के बाद आप मेरी इस सीरीज़ का पहला वीडियो देख लेना, जिसमें अपन डाउट नेट के इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहले सब पढ़ लेना, उसके बाद सीरीज़ देखना, सीरीज़ में क्या है उन पर विशेष ध्यान देना। तो ये इस तरह का है। तो आप ऐसा ना सोचें कि डाउट नेट के बच्चों के लिए ही है, बच्चों के कॉमन है, पूरे इंडिया के कॉमन बच्चों के लिए है ये सीरीज़, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि मेरे सामने जो बच्चा है उसने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था। तो डाउट नेट के बच्चे परेशान ना हो, ठीक है। जो लोग 10 डाउट नेट वाले हैं, 12th वाले ही हैं कि हम आए हैं, हमने तो पढ़ाई नहीं, क्या करें, तो भैया अभी आप इसको हटो, अब अपना रेगुलर पढ़ाई करो। शाम को मेरी क्लास जब होगी तो उसमें पढ़ाई करो, उसका होमवर्क करो, मस्त रहो। आप अगर चैप्टर पढ़ लिया है आपने, आप ड्रॉपर हो, आप जानना चाहते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है चैप्टर की, तो आप यहाँ पे हमारे साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये L1 है, तो ये कितना होता है 100 - L1। तो आपको पता होगा मीटर सेतु सिद्धांत क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब सॉल्व करूंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 5/5 बटे कितना, ये L1 बराबर ये कितना है R बटे कितना 100 - L1। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। चलिए, एक शब्द कहा गया है बच्चों, ये तो केस 1 हो गया, आप ऐसे मान सकते हो केस 1। अब मैंने कहा केस 2 क्या है? केस 2 यहाँ से होता है। केस 2 जब प्रतिरोध R से समांतर क्रम में R का प्रतिरोध शंट किया जाता है, ये लाल वाला बच्चों केस 2 है। लाल से पहले केस 1 था, अब केस 2 है। तो उसने क्या किया, R के समांतर में कर दिया। तो मैंने लिखा केस 2 को मैं लाल से लिखता हूँ कि भैया यहाँ पर 5 था, ये 5। उसने लिखा R के समांतर में R का एक प्रतिरोध शंट किया जाता है। शंट करने का मतलब होता है समांतर में जोड़ना। ये आपको मतलब आना चाहिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। शंट का मतलब होता है समांतर में जोड़ना, मतलब R के समांतर में R जोड़ना। ये लो, ठीक है। और इधर कितना हो गया, इधर अपन ने ये कुंजी लगाई यहाँ पर, तो जो L1 था आज वो हो गया शायद 1.6 L1। तो जो बाकी बचा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 - 1.6 L1। ये हो गया। अब इसमें आप कॉन्सेप्ट लगा दो। ये कितना था 5, हाँ ये 5। तो क्या लिखोगे 5 बटे इसके नीचे 1.6 L1 बराबर बच्चों R का समांतर क्या होता है, R/2 होता है। ये आपको आना चाहिए। बटे कितना 100 - 1.6 L1। इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2, 2 समीकरण है, 2 अननोन है। गणित कहती है 2 अननोन हो और 2 समीकरण हो तो सॉल्व किया जा सकता है। इन दोनों को सॉल्व करना और आपको आंसर R का कोई ना कोई मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ जस्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2 और गेट द आंसर। R बराबर जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा? पहली चीज़ सीखा इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ सीखा शंट का मतलब होता है समांतर में जोड़ देना। शंट का मतलब होता है समांतर में जोड़ देना। उसके बाद तो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, ठीक है। चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। हमारे उसमें डाउट नेट के बैच में भी कुछ बच्चे हैं जो ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ था पहले। तो उन बच्चों के लिए बच्चों बहुत मतलब मान सकते हो कि आपने पहले पढ़ा हुआ था, अभी आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पढ़ा था तो उसको ज्ञान को आप पढ़ के आओ। नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा? नेक्स्ट लेक्चर होगा कैपेसिटर का। मैं सीरीज़ बता देता हूँ। जो बच्चे ड्रॉपर हैं हमारे पास, जो पहले पढ़ चुके हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए बता देता हूँ। नेक्स्ट होगा कैपेसिटर का, उसके बाद होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद होगा बच्चों EMI का, उसके बाद होगा AC का, उसके बाद होगा EMW का।
यहाँ तक मैंने बता दिया। ये हर वीक 2 लेक्चर होंगे, कभी 1 कभी 2, लेकिन सीरीज यही रहेगी, ठीक है। शॉर्ट जो क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है उसमें ऐसा रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन बिल्कुल 12th वाले ही बच्चे हैं, अभी 12th में एडमिशन लिया है, वो बच्चे परेशान ना हो, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे पढ़ें, जब हो जाएगा तब देखना, ठीक है। चलिए, बाकी लोगों के लिए ये बच्चों मैंने बताया, ये जनरल पूरे इंडिया के बच्चों के लिए कॉमन सीरीज़ है। चलिए, तो मैं बता देता हूँ, अगर बाकी लोग भी इंडिया के बाहर के अपन से देख रहे हैं, इंडिया के और अलग जगह के, हम डाउटनेट पे जो है आरएम बैच भी हमारा चल रहा है, जिस पर हम लोग क्लास लेते हैं, तो आप चाहें तो आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है फिर से, अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। फिर से उसी इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, मतलब फिर से मैंने कह दिया इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अमीटर में मुख्य धारा 0.2% भाग गैल्वेनोमीटर, अमीटर में मुख्य धारा का 0.2% भाग गैल्वेनोमीटर कुंडली से गुजरता है। यदि गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतना है तो अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या खास था जिसके लिए इसको चूज किया गया, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है मान लो, ठीक है। मुख्य धारा ये आई, ये मुख्य धारा है। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक शंट जोड़ते हैं समांतर में, तो ये एस शंट जोड़ा समांतर में। गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध जी है, तो इसका प्रतिरोध जी है भैया, ये जी, गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, इसका प्रतिरोध जी ओम है, जी ओम है। चलिए, ये पीला जो था, मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ, ये जो पीला था, ये जी वाला, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये जो वाइट है, जो वाइट है, इसको बोलते हैं शंट, वाइट शंट है। और ये टोटल मिला के, इन दोनों को मिला के बोलते हैं अमीटर। आपको याद आ गया होगा, अमीटर। चलिए, मुख्य धारा का 0.2% भाग गैल्वेनोमीटर की कुंडली से गुजरता है, 0.2%, ठीक है बच्चों। 0.2% का मतलब होता है कि 0.2% का मतलब होता है 100 में से 0.2। तो मेरी बुद्धि चली, क्यों ना मैं आई को 100 ही मान लूँ, आई बराबर 100 माना, आई को 100 मान लो, तो यहाँ पे कितनी जाएगी गैल्वेनोमीटर में, 0.2 एम्पियर जाएगी, आई को 100 एम्पियर मान लो। चलिए, तो बची हुई कितनी आई, 100 में से 0.2 गए तो कितना बचा, 99.8 एम्पियर, जो नीचे से चली जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अमीटर का प्रतिरोध निकालना है बच्चों। अमीटर मैंने कहा इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे में 2 प्रतिरोध हैं, एक तो है जी, एक है एस, दोनों समांतर में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए गलती क्या करते हैं, एस निकाल देते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में एस नहीं निकलेगा। एस तो शंट है, एस का मतलब क्या है, शंट। मुझे शंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे अमीटर का प्रतिरोध चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध। बच्चों ये जो होगा, ये होगा जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये अमीटर का प्रतिरोध होगा बच्चों, जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस। जी तो पता है, जी तो पता है, जी के टर्म में आंसर एस नहीं निकालना है। तो अमीटर के कॉन्सेप्ट से, अमीटर कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, ये दोनों समांतर में है। समांतर में मैंने सुना विभवांतर सेम होता है, मतलब ऊपर का विभवांतर बराबर नीचे का विभवांतर। और वी बराबर क्या होता है, आई आर, वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो बच्चों ऊपर वोल्टेज कितना आएगा, आई है 0.2, आर है जी। तो कॉन्सेप्ट लगाने पर हम लिखेंगे 0.2 इंटू जी बराबर नीचे कितनी धारा है, 99.8 इंटू कितना एस। पॉइंट से पॉइंट कटेगा बच्चों, और ये कटेगा जी बराबर 8, 9 2 18 और 9 2 18 और एस। तो बच्चों यहाँ से एस का मान मिल जाएगा, सॉरी एस का मान मिल जाएगा, एस बराबर जी अपॉन 499, एस का मान मिलेगा जी अपॉन 499। पहला ऑप्शन है, गलत है वो, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन नहीं ले लेते हम लोग, ये आंसर नहीं है। पहला ऑप्शन दिख गया, देखो नीट के चालाक, पहला ऑप्शन मिल गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो शंट है, ये तो शंट है। मुझे अमीटर का प्रतिरोध चाहिए, वो रहा अमीटर का प्रतिरोध। इस एस को उसमें पुट करेंगे, बराबर
जी इंटू एस की जगह क्या पुट करूँ, जी अपॉन 499, तो जी अपॉन 499 बटे कितना, जी प्लस एस, तो जी प्लस कितना, जी अपॉन 499। देखो कितना बड़ा धोखा से हम बच गए। तो ये बच्चों बनेगा 499 प्लस 1 599 कट जाएगा और 500 जी, तो जी अपॉन 500 बन रहा है शायद ये, यस जी अपॉन 500 बन रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखना चाहिए बच्चों 500 जी 499 में कटेगा, जी से जी कटेगा, जी अपॉन 500 आंसर होगा इसका, जी अपॉन 500 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो देखो कितनी छोटी सी बात थी लेकिन बहुत ध्यान से हमें देखनी थी। काफ़ी बच्चे ये आंसर टिक कर देते हैं जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ ये था कि आपको फिर से आंसर समझा दूं, शंट अलग चीज़ है, अमीटर का प्रतिरोध अलग चीज़ है। जनरली आपके टीचर जो कराते हैं क्लास में वो शंट करवाते हैं, शंट निकालो मस्त रहो, लेकिन नहीं, ये एक स्टेप आगे है, अमीटर का प्रतिरोध चाहिए बच्चों, वो ये होगा। तो ध्यान रखना जो मैंने पॉइंट बताया, ठीक है। ऐसे ही वोल्टमीटर में भी होता है। तो आई होप अब आप देख लोगे, अब आपको याद आ गया होगा, हाँ पूरा सीन याद आ गया सर, बिल्कुल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है, अच्छा इसमें भी अगर किसी बच्चों को कुछ कहना है तो पूछ सकता है, वही बच्चे लेकिन पूछे जिनको आता है। हाँ मेरे 12th वाले बच्चे अगर देख रहे हो मजाक मजाक में तो वो ना पूछें, अभी उनको नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। चलिए चलो आप देखते जाओ, है ना, पूछा पूछी तो अपन ना करें, बिल्कुल वन शॉट में अपन बात कर रहे हैं, नीट वाले अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। कुछ चीज़ें आप नोट कर सकते हो, हाँ ये ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना था, ठीक है, कौन ये ध्यान रखना है अपन को। चलिए अपन आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यस नेक्स्ट एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखें बच्चों, किसी सर्वसम विस्तार के धातु के 2 तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इन तारों की चालकता सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, इनके संयोजन की चालकता कितनी होगी। चलो बच्चों 2 तार हैं, सर्वसम तार है, ठीक है। एक तार ये है जिसकी चालकता सिग्मा 1 है, एक तार ये है जिसकी चालकता सिग्मा 2 है। सर्वसम है तो एरिया और एल सेम होगा, इसका एरिया और इसका एल सेम होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब मैंने कहा इसका प्रतिरोध R1 मान लो बच्चे, इसका प्रतिरोध R2 मान लो, ठीक है, ये मान लिया। सर प्रतिरोध R1 R2 क्यों माना, क्योंकि चालकता अलग अलग है तो प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। इस तरह लॉजिक लगाते हैं। अब इनको बच्चों सीरीज में जोड़ दिया, इनके तुल्य को मैंने कहा कि यार इनका तुल्य ये है R इक्विवेलेंट, ये इनका तुल्य मैंने मान लिया, इनको श्रेणी में जोड़ा। बच्चों दोनों तारों को जब श्रेणी में जोड़ोगे तो एरिया तो वही रहेगा। 2 तारों को जो एक लाइन से लाइन इन बिंदुओं को मिला दोगे तो एरिया तो वही रहेगा, तो इसका एरिया बच वही रहेगा, लेकिन इसकी लेंथ 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 12, ठीक है, बढ़िया। बस अब हम फॉर्मूला लगा देंगे R इक्विवेलेंट का, वो कितना होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। मैंने सुना है R का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, व रो जो होता है वो 1 अपॉन सिग्मा होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि R का फॉर्मूला ये भी होता है, रो की जगह लिखा 1 अपॉन सिग्मा, तो ये R हो गया L अपॉन A, ये भी R का फॉर्मूला होता है, याद रखना सिग्मा के टर्म में ये फॉर्मूला भी हो सकता है। तो R इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य लंबाई कितनी है 2L, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2L अपॉन रो, कौन सा रो, रो तुल्य रो, और एरिया कितना, एरिया A ही आएगा। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपसे पूछूंगा कि आपको कुछ पूछना है क्या, तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने आगे लिखा R1 क्या होगा बच्चे, R1 होगा ये रहा 1 अपॉन सिग्मा 1 L अपॉन A, तो 1 अपॉन सिग्मा 1 L अपॉन A प्लस R2 कितना होगा 1 अपॉन सिग्मा 2 L अपॉन A। बस बच्चों मुझे लगता है इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। L अपॉन A
एल अपॉन ए, ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, तो ये 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सीरीज़ जो हमने चलाई है, ये वाली सीरीज़, ये हम ओवरऑल सभी बच्चों के लिए कॉमन चला रहे हैं। ये ड्रॉपर्स के लिए स्पेशल है, या 12th के उस बच्चे के लिए जिसने सिलेबस पूरा पढ़ लिया। अब 12th वाला बच्चा तो सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, तो बच्चों ये ड्रॉपर्स के लिए सीरीज़ है, ये कॉमन है पूरे इंडिया के बच्चों के लिए। ये ना सिर्फ डाउटनेट के लिए है बल्कि कॉमन है सबके लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो डाउटनेट पे नहीं है, लेकिन हम उनको किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बच्चे इनको तब देखें इन सीरीज़ को जब उनका चैप्टर क्लास में हो जाए। ये कॉमन है ड्रॉपर्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए हर वीक 2 चैप्टर के, हम हर वीक एक चैप्टर का 2 अलग अलग दिन हम एक चैप्टर का पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। एक तरह से आप बोल सकते हो कि वन शॉट टाइप की बात होगी ये, कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, क्या आएगा, उस तरह की बात हम 1 घंटे में करने वाले हैं। क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो जो बच्चे हमारे डाउटनेट वाले हैं वो मस्त रहें, अभी जब उनका हो जाए तब देखेंगे। बाकी आई होप डाउटनेट के बाहर से भी कुछ बच्चे होंगे, ड्रॉपर होंगे, उन्होंने पढ़ लिया होगा तो वो इनका फ़ायदा उठा रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चों मैं आपको और बताऊँ तो आप ये मत सोचना से कहाँ से आया क्या आया, है ना, ये तो अब आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो सकती है। बाकी जिसने पढ़ लिया उसके लिए इंपॉर्टेंट, वो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको आता है भाई। अब मैं आपको बस एनालिसिस कर रहा हूँ फाइनल। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे तुल्य प्रतिरोधकता भी, ये चालकता, ये प्रतिरोधकता होती है, तुल्य प्रतिरोधकता भी पूछा जा सकता था। अगर पूछता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता फिर ये वाला R बराबर रो एल अपॉन ए, तब मैं R तुल्य को लिखता रो तुल्य इंटू 2L अपॉन ए, R1 को लिखता मैं रो 1 L अपॉन ए, R2 को लिखता रो 2 L अपॉन ए, तो रो तुल्य भी निकाला जा सकता था। ठीक है, प्रतिरोधकता, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए R.K. श्रीवास्तव सर, अरे भाई R.K. श्रीवास्तव जी, आप डाउटनेट के किसी बैच में हो क्या? आप बोल रहे हो हमारा फिजिक्स थोड़ा वीक है, क्या आप डाउटनेट के किसी उसमें हैं? बताइए, हम हेल्प तब करेंगे जब आप हमारे डाउटनेट के बैचेस को ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम पढ़ाते हैं। ओके, नहीं है, चलिए कोई ना, फिर तो हम जितनी हेल्प आपकी यहाँ कर सकते हैं वही कर पाएंगे बच्चे, है ना। कैसे तो कैसे करें यार, आप बस एक कमेंट मैंने यूट्यूब पे देखा, उस बच्चे को मैं हेल्प कैसे करूं। फिजिक्स समझ नहीं आता तो आप बच्चों आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको सब अच्छा लगे तो आप डाउटनेट के बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चों, ठीक है, चलो हमारे पास बहुत सारे बच्चे और भी हैं। चलिए बच्चे, तो ये हो गया इसका एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वाला बल वाला क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि अब बच्चों को क्लियर हो गया। जो हमारे डाउटनेट के बच्चे हैं वो चाहें तो अभी यहाँ से हट सकते हैं, यहाँ से हट सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम क्या समझें, तो उनके लिए अभी नहीं है। उनके लिए शाम को क्लास है 7 बजे, 7 क्लास में आइए, पूरे होमवर्क करके लाइए। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे, होमवर्क करके लाना। बिलाल जोया कैसे ज्वाइन करें? बच्चों आप डाउटनेट की ऐप में जाएं। ऐप में वहाँ पर कोर्स परचेज करने का बहुत सस्ता कोर्स है, एलन के फैकल्टीज़, लेकिन वहाँ पर पुराने प्रीवियस ईयर के फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। 11th में ज़रूर हमारा काफ़ी हो गया, लेकिन आपको रिकॉर्डेड सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐप में जाओ, सब कुछ दिखेगा। चलिए बच्चे, चलिए अब मैं बात करता हूँ बच्चों बल वाले क्वेश्चंस। आपको ये अच्छा, कोई बच्चा भाई मुझे कोई कमेंट वो वाले बच्चे करे कि हाँ सर हम जो है ड्रॉपर हैं, हमें आता है, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, आप पढ़ाते जाओ। कोई एक बच्चा भी ऐसा मुझे कर रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। पता चला कि सब नए हैं और किसी को कुछ चल ही नहीं रहा। ऐसा मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि सब नए बच्चे हैं, किसी ने पढ़ा ही नहीं,
और सब एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं कि मास्टर क्या पढ़ाया जा रहा है। मुझे थोड़ा अब चाहिए कोई आई होप, क्योंकि हमने सिलेबस कॉमन, अच्छा बल्ब सिलेबस में है सर। अरे मेरे लाला तू संजीव कुमार 9 अलोन गर्ल ने आंसर दिया, ओके, मतलब पढ़ी है ये पहले, ओके। सोनम यादव ने भी आंसर दिया। सोनम और अलोन गर्ल, आप लोग ड्रॉपर हो, कहीं पढ़ रहे हो भाई? आंसर दे दिया मतलब आपने पहले पढ़े हुए हैं जी। पढ़ाओ सर, ओके। साना खान, चलेगा बच्चे, ओके चलिए ठीक है, कुछ तो है, ओके बढ़िया। मुझे लगता है 9:4 आंसर सही है। सोनम और अलोन गर्ल का आंसर सही है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम ये मान के सॉल्व कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब मेरे आराम वाले बच्चों, आप यहाँ परेशान मत करो, यहाँ देखो। चलो बच्चों बल्ब वाले क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, सीख नंबर 1 देखना। आप भी ड्रॉपर वाले बच्चे भी नोट करें कि हाँ सर ये सीख हमने लिया आपसे, भले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बल्ब वाले क्वेश्चन को बच्चों पहला कॉन्सेप्ट है, पहली पॉइंट सॉल्यूशन करने से पहले, कि बल्ब को हम प्रतिरोध मान के सॉल्व करते हैं। बल्ब मतलब एक तरह का प्रतिरोध, बल्ब मतलब एक तरह का प्रतिरोध, खत्म बात। चलिए ये बात दिमाग में, बल्ब के क्वेश्चन देखते आ जाने चाहिए। 6 एक समान बल्ब, ओहो बढ़िया, मतलब एक समान प्रतिरोध की तरह मानेंगे इसको, जिनका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, विद्युत वाहक बल E के किसी दिशा स्रोत से संयोजित है। इन बल्बों द्वारा शक्ति का अनुपात ज्ञात करो। सभी बल दैत्यमान है और वह परिस्थिति में 2a भाग से तथा, चलिए बढ़िया। पहला, सभी बल दैदीप्यमान है। बच्चों सभी बल दैदीप्यमान है का मतलब है सभी प्रतिरोध एक्टिव हैं, मतलब ये प्रतिरोध R, ये भी कितना R, ये भी कितना R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, कितना होता है, पोटेंशियल का स्क्वायर। पोटेंशियल यहाँ पे E दे रखा है तो I² R होता है, या V²/R होता है, तो E²/R इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं। P के फॉर्मूले में लिख देता हूँ, P बराबर I² R होता है, या VI होता है, या V²/R होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला यूज करेंगे क्योंकि वोल्टेज दे रखा है। चलो बच्चों, R समांतर में कितना हो गया, R/3, ये भी कितना हो गया, R/3, R/3, 2R/3, तो ये बन जाएगा E²/2R/3, ये P1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। चलिए दूसरे में देखो क्या बोला, जिसमें 2 बल्ब भाग A से और 1 भाग B से दैदीप्यमान है। 2 A साइड से, इस साइड से 2 और इस साइड से 1 दैदीप्यमान है। बच्चों अगर इधर से 2 होंगे तो बताओ R और R का समांतर कितना होगा, R का R/2, और इधर कितना 1, R/2 प्लस R प्लस R/2, 3R/2। तो उसमें सेकंड केस में ऐसा कुछ होगा बच्चों कि इधर तो 1 बल्ब मतलब 1 प्रतिरोध, इधर कितने थे, 2 1 से, अच्छा 2 है इधर, और इधर कितना 1। चलिए तो बच्चों ये R और ये R, और ये बैटरी लग गई आपकी। मुझे बता फटाफट से इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट होगा 3R/2। तो इसका पावर P2 कितना लिखोगे आप, E²/3R/2। बस आपको P1/P2 करना है तो 9/4 आ जाएगा। बस नेक्स्ट स्टेप में कर देना अपन, P1/P2 आपको आंसर दिया जाएगा 9/4, सिंपल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था, बल्ब को प्रतिरोध मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बल्ब में याद रखना, ये बल्ब में बारे में बच्चों एक और बात मैं आपको खास बता सकता हूं, ध्यान से देखना। बल्ब की ब्राइटनेस, भले इसमें नहीं पूछा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। बल्ब की ब्राइटनेस, बल्ब की चमक समानुपाती होती है P वास्तविक के। ये मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि लोग बोलते हैं कि बल्ब की चमक पावर के समानुपाती होती है, गलत है वो। ये मिसकंसेप्शन है बच्चों की बल्ब की चमक पावर के समानुपाती, गलत है वो। P वास्तविक के समानुपाती। पावर बहुत सारी हो सकती है यार, वास्तविक पावर अलग चीज है और पावर अलग चीज है। वास्तविक पावर मतलब रियल में कितनी पावर मिल रही है, वो है रियल पावर। एक होती है रिटर्न पावर, है ना। बल्ब लाए 100 वाट का बल्ब, अबे 100 वाट का बल्ब ये लो बल्ब 100 वाट का बल्ब मान लिया है, तो चमक रहा है क्या है, ये तो लिखी हुई पावर है। जब इसको जलाएंगे तो कितनी पावर देगा, उसे बोलते हैं वास्तविक पावर। तो याद रखना, बल्ब की चमक वास्तविक पावर के समानुपाती होती है, न कि सिर्फ पावर के। अंतर है, ध्यान रखना, छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है।
बल्ब के कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा? जिसकी वास्तविक पावर ज़्यादा होगी वो चमकेगा। 100 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकेगा कि 500 वाट का? तो बोलो कि आप मूर्ख हो, गलत क्वेश्चन है। 100 वाट 500 वाट से फर्क नहीं पड़ा, वास्तव में बल्ब ने कितनी पावर दी उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बल्ब की चमक P वास्तविक के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए, तो बल्ब का क्वेश्चन लिया मैंने ये सिखाने के लिए कि ऐसे सॉल्व करते हैं, बाकी तो बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट, और ये सिखाने के लिए कि बल्ब चमक P वास्तविक के समानुपाती होती है। ठीक है, जब भी आपको कुछ चीज़ मिले जिससे आपको फ़ायदा हो, हाँ सर ये बात आपने अच्छी बताई, तो थोड़ा सा उत्साह मेरा बढ़ाया करो, हाँ कुछ कमेंट लिखा करो। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है। बस आप लिख देते हो ना ओके, ओके में लगता है कि आपको सब पता था ओके में लगता है कि सब पता था भाई आपको। हाँ चलिए ठीक है, तो बल्ब वाला क्वेश्चन क्यों लिया समझ में आ गया। हर चीज़ का रीज़न है, रैंडमली कुछ भी नहीं उठा दिया कि चलो 10 क्वेश्चन उठा दो यार, ना, रीज़न था। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर अमीटर। मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अमीटर वोल्टमीटर वाले। ठीक है, चलिए, अब मैंने कहा वोल्टमीटर अमीटर, तो बच्चों वोल्टमीटर अमीटर जैसे देखते हो, जब मेरे भी आपके सामने क्वेश्चन देख रहा हूँ, आपके दिमाग में अगर ये दोनों बात आई तो समझ लेना कि आपका ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन नहीं आए तो थोड़ी गड़बड़ है। मेरे से किसी ने कहा कि वोल्टमीटर क्या नापता है, अब देखो आप चेक करना आपके मन में बात आई थी कि नहीं आई थी। मैं कहूँगा वोल्टमीटर अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा को नापता है, इसमें जितनी धारा जाएगी उसको नापता है वोल्टमीटर। अमीटर, सॉरी अमीटर, मैंने क्या बोला, अमीटर अमीटर क्या नापता है? अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा को। अगर आपको नहीं पता तो इस लाइन को लिखा होना चाहिए, अमीटर अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा को नापती है, पहला पॉइंट। दूसरा, वोल्टमीटर क्या नापता है? बहुत सिंपल लाइन है, जिन पॉइंट के अक्रॉस वोल्टमीटर जुड़ा है उनके बीच के विभवांतर को वोल्टमीटर नापता है, खत्म लाइन। फिर से बोलता हूँ, जिन पॉइंट के अक्रॉस वोल्टमीटर जुड़ा है उन दोनों पॉइंट के बीच के विभवांतर को नापता है वोल्टमीटर, खत्म। इतनी सी बात पता होना चाहिए वोल्टमीटर अमीटर में। और जो तीसरी बात अगर अपन बात करें, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया ये ड्रॉपर्स के लिए है, ड्रॉपर को पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए, मैं तो बस एक बार रिपीट करा रहा हूँ। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि ये सब बातें मैं लिखूंगा एक एक पॉइंट बना के, ये तो तब लिखते हैं हम जब पढ़ाते हैं कि बच्चों ये नोट करो, ये लाइन नोट करो। अभी तो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी बातें लगे तो आप वीडियो को पॉज करके फिर लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो। आपको बातें नहीं लगे, अच्छी लगे कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं यार, तो आप वीडियो को पॉज कर करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, वोल्टमीटर अमीटर के पाठ्यांक बच्चों निकालने हैं। इसमें ध्यान से देखें बच्चों, 10 वोल्ट है, बढ़िया। ये जब करंट इससे बाहर निकलेगी, करंट इससे बाहर निकलेगी यहाँ तक आएगी, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है तो इसके अंदर करंट नहीं जाएगी, इसके अंदर करंट नहीं जाती, सारी करंट इसमें से निकलेगी और यहाँ आएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो करंट के रास्ते में क्या प्रतिरोध आया? केवल 10। तो ये जो धारा होगी जिसको अपन ने I1 बोला है, I1 वो कितनी होगी? I1 बराबर कितनी होगी? V/R, तो 10/10 बराबर 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर इसमें गुजरी, इसका मतलब A1 का रीडिंग धारा 1 एम्पियर होगा। वोल्टमीटर का क्या होगा? वोल्टमीटर जिन बिंदुओं के बीच में है उनके प्रतिरोध को नापता है, ये V1। बच्चों ये इन बिंदुओं के बीच में है A और B के, A और B में 10 ओम धारा, 10 ओम प्रतिरोध है और धारा कितनी है? 1 एम्पियर। तो बच्चों VAB क्या होगा? VAB बराबर I इंटू R होता है। I कितना है? 1 इंटू 10 बराबर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट V1 की रीडिंग होगी और ये इसकी रीडिंग होगी। चलिए, यहाँ तो कंपेयर करना है, कर लेंगे। अब V2 पे चलते हैं। बच्चों ध्यान से सोचो, V2 का प्रतिरोध अनंत था, तो इसका प्रतिरोध जब अनंत है तो जो धारा इससे निकलेगी जिसको इसको अपन I1, V2 और इसमें अपन ने V1 A1, तो इसमें I1 I2, आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है शायद, ये I1 है तो इसको I2 बोलना चाहिए, इसको I2 बोलना चाहिए बच्चों। V1 V2 I1 है, चलो अब सही है, मैं तो इसको A2 बोल देता हूँ, A2।
धारा जब जाएगी तो धारा सोचेगी कि यार ये 10 है और ये इन्फिनिटी है, तो बच्चों इस रास्ते का प्रतिरोध अभी भी इन्फिनिटी प्लस 10 यानी कि इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी धारा नहीं जाएगी, इसमें धारा अभी भी नहीं जाएगी, सारी धारा इसमें जाएगी। और कितनी जाएगी? I बराबर, इसको I2 बोले तो I2 बराबर 10/10 बराबर अभी भी 1 है, अभी भी 1 एम्पियर है धारा, अभी भी 1 एम्पियर है। और विभवांतर अभी भी, ये विभवांतर V2 का वोल्टेज कितना आएगा? V2 का वोल्टेज अभी भी कितना आएगा? 1 × 10 बराबर 10। मतलब दोनों केस में वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग सेम होगी, दोनों केस में वोल्ट मीटर अमीटर की रीडिंग सेम होगी। इस 10 से इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये 10 अनंत के श्रेणी में है। यहाँ धारा क्यों नहीं गई? क्योंकि अनंत था। तो यहाँ भी नहीं गई क्योंकि यहाँ पे अनंत प्लस 10 वो भी अनंत ही होता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन सेम है। ये सीन दिखाना था, बहुत बढ़िया सीन था, ये नीट में पूछा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत सुंदर बात ये वाली थी बस कि अनंत प्लस 10 भी अनंत होता है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, सुनो दोनों पार्ट एक ही थे, वास्तव में लग रहा था अंतर है लेकिन अंतर नहीं है, ठीक है। तो अपन ने न सिर्फ ये आंसर निकाला, अपन ने तो मान भी निकाल दिया, 10 वोल्ट 1 एम्पेयर, 10 वोल्ट 1 एम्पेयर, खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये बात यहाँ पे नोट करने वाली थी, सुंदर बात। मैंने 4 पॉइंट लिखे थे, बोले थे, चारों पॉइंट अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है वीडियो पॉज करके लिख लेना। मैं हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स पूरे बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन क्लास है तो थोड़ा स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, ड्रॉपर के लिए ही है, तो मुझे कोई शंका भी नहीं है, ठीक है। बोलूँगा मैं सब कुछ, लिखाऊंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो बाद में, ठीक है बच्चों। चलिए, कॉन्सेप्ट मैं सारे बताऊंगा। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? अभी मैंने बताया था, मैं बस उसी को बोलूँगा। वोल्ट मीटर जिन बिंदुओं के बीच में कनेक्ट है, मान लो ये A है और ये B है, तो उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है। मतलब जो इसकी रीडिंग होगी ना, इसकी रीडिंग वो क्या होगी? इसकी रीडिंग बराबर VAB होगी, AB के बीच में विभवांतर होगा। इसका प्रतिरोध अनंत होता है तो इसमें धारा नहीं जाएगी, इसमें धारा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, इसमें धारा नहीं जाएगी। क्यों? इसका प्रतिरोध कितना है? अनंत। कुछ नहीं दिया तो आइडियल मानोगे, आइडियल वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो बच्चों जब इसमें धारा जा ही नहीं रही तो धारा क्या करेगी? धारा आएगी, एक पार्ट इसमें जाएगी I1 और एक पार्ट इसमें जाएगी, इसको बोल सकते हैं अपन I2, ठीक है। I1, अच्छा मुझे बताओ I1 I2 कितने जाएगी? बच्चों ऊपर कितना है? 20 और 30 50, नीचे 30 और 20 कितना? 50। ऊपर भी 50 ओम, नीचे भी 50 ओम, तो जो भी धारा जाएगी वो बराबर बराबर जाएगी। अगर मैं इस धारा को I बोलूँ तो I1 भी कितना होगा? I/2 और I2 भी कितना होगा? I/2। दोनों रास्तों में प्रतिरोध बराबर है तो धारा आधी आधी बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब अपन बात करें बच्चों, अच्छा इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? तो इसका R इक्विवेलेंट होगा ऊपर कितना? 50, नीचे कितना? 50, तो 50/2 बराबर 25 ओम। 25 ओम, ऊपर 50 नीचे 50, तो धारा I बराबर कितना होगा? 10/25 बराबर 2/5, यानी कि I बराबर 0.4। तो I/2 कितना हो जाएगा? 0.2। क्या अब आप KVL लगा लेंगे? KVL कहाँ से कहाँ तक? A to B। बच्चों A से भी KVL लगा दो, मैं बिल्कुल पहला बता रहा हूँ तो बता ही दूंगा सब कुछ। चलो KVL के रूल, धारा इसमें इस दिशा में आती है, इसमें दिशा में आती है। चलो A से निकल के B पे चलते हैं। KVL का रूल क्या है? धारा की दिशा में -IR, धारा की विपरीत दिशा में +IR, ऐसे लिखते हैं। चलो A से B तक KVL लगाते हैं बच्चों। चलो A से लगाओ, तो लिखूंगा VA। मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ धारा की विपरीत दिशा में, तो क्या लिखूंगा? +IR। तो प्लस I का मान कितना है? I का मान कितना है? I/2। I/2 कितना होगा बच्चे? 0.2 एम्पियर। तो +IR, I मतलब 0.2 इंटू R कितना है बच्चों? 20। तो 20। इधर से चलते 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 मैं नीचे आया, इधर आया। धारा की दिशा में क्या होता है? -IR। तो -I का मान कितना? 0.2 इंटू R कितना है? 30। B पे पहुंच गए, बढ़िया, तो V भी लिख दो। बस इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आई होप आप क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा,
है ना, 0 से 0 कट गया, 20 दूनी 40 और 60, ठीक है, जो भी आएगा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। 30 20 50, 30 20 50, 50 50 25, आई बराबर हो जाएगा 10/25 यानी कि 2/5, 2/5 यानी कि 0.4। उसके बाद आप केवीएल लगा दो ए से बी तक, कोई दिक्कत नहीं है। धारा की दिशा में माइनस आई आर, धारा की विपरीत दिशा में प्लस आई आर, तो प्लस आई इंटू आर, ये बन जाएगा 4 माइनस, ठीक है, जो भी आएगा। ठीक है बच्चों, कर सकते हो, चलिए ठीक है। तो फिर भी वही कंसेप्ट आया, जैसे मैंने बता दिया, केवीएल लगाना सिखाना था इसमें, तो मैंने सिखा दिया। बाकी केवीएल आपको आता है भी, अभी आप अगर ड्रॉपर हो तो आपको केवीएल, ठीक है, केवीएल आपको जरूर लगाना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बल्ब वाला फिर से क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि समान निर्धारित वोल्टता सभी बच्चों का, सभी बल्बों का वोल्टेज, मतलब प्रिंटेड वोल्टेज। जब आप बल्ब लाते हो तो बल्ब ऐसे आता है बच्चों, 220 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वाट। बल्ब की रेटिंग, एक वर्ड होता है रेटिंग ऑफ बल्ब, तो बल्ब की रेटिंग कैसे होती है बच्चों, जैसे आप लाए 220 वोल्ट और 50 वाट का बल्ब। इसका अर्थ ये होता है कि जब बल्ब को 220 वोल्टेज दोगे तो ये 50 वाट पावर देगा, ये इसका अर्थ होता है, रेटिंग है ये। बल्ब के रेटिंग क्या होती है, बल्ब के डब्बे पे जो लिखा होता है उसे रेटिंग बोलते हैं। बल्ब के डब्बे पे जो लिखा होता है उसे रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, उसने बोल रखा है कि सभी बल्बों की रेटिंग 220 है और क्वेश्चन में मुझे दिखा है कि सप्लाई भी 220 है। तो आपके सर ने कॉन्सेप्ट बताया होगा बच्चों, नहीं बताया तो सुनो ध्यान से। सप्लाई और हर बल्ब का रेटिंग अगर सेम हो, क्या कहा मैंने, अगर सप्लाई और बल्ब का रेटिंग सब सेम हो, ये अलग अलग वोल्ट के बल्ब हैं, 60 120 60 60 30 जो भी है, लेकिन इन सब का रेटेड वोल्टेज सेम है। तो जब ये और ये सेम हो जाए तो बल्बों को हम क्या कर सकते हैं, तो बल्बों को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं पावर को। कैसे करते हैं सर डायरेक्ट सॉल्व? डायरेक्ट सॉल्व ऐसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले व्हीटस्टोन, इसको प्रतिरोध की तरह मानो, 30/60 बराबर, देखो 30/60, ये व्हीटस्टोन की तरह सॉल्व करो, ये 30 है और ये 60 है, बराबर ये कितना है 60 और ये कितना है 120, कट गया, कितना बचा 1/2 बराबर 1/2, बिल्कुल ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर बल्ब में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है क्या? हाँ होता है। कब? समझना, जब ये सेम हो तब हम कुछ काम करेंगे। एक बार इनका रेशो को निकाल लो, अगर आपको रेशो दिख गया कि हाँ रेशो बराबर है, जब बल्ब की पावर दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं, आप रेशो को देखो, अगर वो बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि एक समान बल्ब है, तो इनके रेशो को देख के अपन व्हीटस्टोन ब्रिज बांध सकते हैं इसको। अब सर सॉल्व कैसे करना है पावर? तो पावर ऐसे सॉल्व करना है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आपको सबसे पहले तो बीच वाले को हटा दो। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप पहले वाले को, बीच वाले को हटा दो। अब ये 30 और 60 किस में है? सीरीज में। बल्ब जब सीरीज में हो तो पैरेलल की तरह, कैपेसिटर की तरह सॉल्व करते हैं, ये आपके सर ने बताया होगा आपको। ठीक है, बल्ब जब सीरीज में होते हैं तो आप उसको कैपेसिटर की तरह सॉल्व कर सकते हो। बिलाल आंसर 20 वोल्ट दिया है, चलो देखते हैं। तो 30 और 20 को कैसे सॉल्व करें बच्चों? 30 और 20, तो 30 और 60, 30 × 60 बटे 30 + 60 कितना हो गया? 30 + 60 हो गया 90, ये 3 बार कटा, बराबर 20। तो ऊपर के दोनों बल्बों का आंसर हो गया 20, नीचे के बल्बों का आंसर कितना होगा? 60 × 120 बटे 60 + 120, ये हो जाएगा 180, ये 3, ये 40, ये 40। 30 और 60 सीरीज में थे तो उनको कैपेसिटर की तरह सॉल्व किया। अब कैपेसिटर में कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए भैया, कैपेसिटर में ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बल्ब में जब बल्ब का रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज सेम हो जाए तो बल्ब को सॉल्व करने का एक विशेष तरीका होता है, जो क्या होता है, बल्ब सीरीज में है तो पैरेलल की तरह सॉल्व कर दो, पैरेलल है तो सीरीज की तरह सॉल्व कर दो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 20 और 40 किस में है? बताओ क्या कर दिया मैंने, ये ऊपर वाले बल्ब को सॉल्व किया मैंने, तो ऊपर वाले बल्ब सॉल्व होकर
एक बल्ब बन गया कितने का, 20 वॉट का, और नीचे वाले बल्बों को सॉल्व किया तो ये भी एक बल्ब बन गया कितने वॉट का, 40 वॉट का, 40 वॉट का। चलिए ये दोनों पैरेलल में है, सीरीज की तरह सॉल्व कर दो इनको। 20 + 40 बराबर कितना, 60 वॉट आंसर है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको ये तरीके पता होने चाहिए। आया समझ में? बिल्कुल ऐसे करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता था आपको बच्चों, टीचर ने बताया था। बल्ब का कॉम्बिनेशन, जब सप्लाई और प्रत्येक बल्ब का रेटेड वोल्टेज, रेटेड जो लिखा होता है प्रिंटेड वोल्टेज सेम हो तो हम बल्ब का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, सीरीज में है पैरेलल की तरह सॉल्व कर दो, पैरेलल सीरीज की तरह सॉल्व कर दो, या फिर सिंपल कहें कि भैया कैपेसिटर की तरह सॉल्व कर दो, कैपेसिटर की तरह सॉल्व कर दो। पता था भैया आप लोगों को या अभी सीखा? कमेंट करके बता दो मुझे फटाफट से, पता था या सीख गए? अब ओरिजिनल सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा इसका। हाँ, थर्ड ऑप्शन सही है, इसको ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, साना खान गुड, वेरी गुड। सोनम यादव बढ़िया, अभी सीखा, ओके गुड। आया तो गया समझ में, आई होप। तो कंडीशन याद रखना कब करते हैं, है ना, सबकी रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज सेम हो तो बल्ब को जाए भाड़ में, आप इसको सीधा पावर को सॉल्व कर दो ऐसे। ऊपर 30 और 60 सीरीज में था, कैपेसिटर की तरह सॉल्व कर दिया, नीचे 60 120 सीरीज में था, कैपेसिटर की तरह सॉल्व कर दिया, अब ये पैरेलल में कैपेसिटर की तरह सॉल्व कर दिया, जोड़ दिया, सिंपल। ठीक है, यहाँ तो ये कौन था बच्चे, प्रियांशी, ये इसको यहाँ पे करंट सॉल्व करना ही नहीं है। ये तो मैंने आपको ये बताया कि व्हीटस्टोन का सीन दिखा, अब इस 60 को हटा दो, 60 का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करंट की बात करनी ही नहीं है, इसलिए मैंने करंट की तो कोई चर्चा ही नहीं की, करंट फैलेगी नहीं फैलेगी, करंट का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो पावर सॉल्व करने के वाले क्वेश्चन होते हैं। तो पावर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में भी आप देखोगे इस क्वेश्चन को रंग से सॉल्व करेंगे एक बिंदु से, तो बी और सी और डी का विभव बराबर है, इसलिए 60 का कोई काम नहीं है। तो मैं डायरेक्ट व्हीटस्टोन मान के सॉल्व कर दिया उसे, बिना दिमाग लगाए। ठीक है, तो व्हीटस्टोन मान के भी इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं जब एक समान बल्ब हो और आपको सीन ऐसा दिखाई दे। अब सीन तो आपको पता होना चाहिए व्हीटस्टोन का कैसा होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे व्हीटस्टोन का सीन याद है ना भाई, ऐसे ऐसे बीच में ये। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। आपको आपका फेवरेट अनंत प्रतिरोध याद आ गया होगा, मैंने इसको जोड़ लिया ताकि आप एग्जाम में ना भूल जाएं कि भैया ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भूल मत जाना है इसको। इसका तरीका सबको याद होता है, फिर से बस रिपीट कराने के लिए मैंने बता दिया। एक कॉमन चीज, ये कॉमन है, ये कॉमन है सब में, ये कॉमन बॉक्स है, कॉमन, बाकी सबको हटा दो, ये कॉमन को लिखो। ये तरीका बस याद दिला रहा हूं मैं, बाकी सबको हटा दो। बाकी सबको जब हटाया तो उनकी जगह x लगाया, उनकी जगह x लगाया। अब पुराना काम वैसे वैसे रहने दो, 1 ओम 1 ओम, तो 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। ये जो दिखा है इसका R इक्विवेलेंट बराबर x मान के सॉल्व कर दो, x मान के सॉल्व कर दो, बस खत्म। आई होप आपको याद हो गया होगा, पूरी बहुत बड़ी कहानी होती, टीचर ने बहुत अच्छे से बताया था, शॉर्ट में मैंने बता दिया। कॉमन बॉक्स को लो, उसमें x जोड़ो, इसका पूरा इक्विवेलेंट x मान के सॉल्व कर दो। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1x अपन 1 + x, और फिर ये तीनों सीरीज में, यानी कि 1 + 1x अपॉन 1 + x + 1 बराबर कितना, x। इसको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बस सिंपल है, इसमें तो कोई दिमाग वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए बच्चों, तो ये आपको आना चाहिए, शॉर्ट में बताया मैंने आपको इसको। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लगा। इस क्वेश्चन से क्या सीखा, ये उस पुराने क्वेश्चन से क्या सीखा कि भाई अनंत वाले का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, अनंत वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें सर्किट है
अब सर्किट को ध्यान से करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जब आया था बच्चों, हमने अपने क्लास नोट्स में पहले ही करा रखा था। ये क्वेश्चन जब नीट में आया था, हमने अपने क्लास नोट्स में पहले ही करा रखा था। बच्चों ने देखा नोट से क्वेश्चन आए, तो हमारे नोट से क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए, जी कोई विक्षेप नहीं देता तो आर का मान बताओ। भैया जी विक्षेप नहीं देता का मान का अर्थ है कि भैया जी में धारा 0 है। गैल्वेनोमीटर विक्षेप नहीं देता का मतलब है तो इसमें धारा 0 है। अगर इसमें धारा 0 है तो इसने धारा 0 है तो बताओ इस पे वोल्टेज ड्रॉप भी कितना आएगा, V बराबर IR, वो भी कितना आएगा, 0 होगा। मतलब जब गैल्वेनोमीटर ने कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं किया तो इसका अर्थ हुआ कि ये 2 वोल्ट इसके ऊपर आया पूरा। भाई 2 वोल्ट था ना, ये 2 वोल्ट, ये बिंदु अगर A है तो ये बिंदु भी A है, ये बिंदु अगर B है तो ये बिंदु भी कितना है, B है। AB के बीच में वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, तो BA, ये भी तो AB है, इसमें भी 2 वोल्ट होगा। बहुत बढ़िया, तो सारा के सारा वोल्टेज पे ड्रॉप होगा। चलिए, अब उसने पूछा है कि अच्छा R कितना होगा। बच्चों मैंने धारा को I मान लिया, धारा को I माना, तो बच्चों आप बताओ I का मान कितना होगा। I बराबर क्या होगा, I बराबर V/R। V कितना है, 10 बट्टे R कितना है, ये 400 प्लस ये कितना R, तो ये R, एक समीकरण नंबर 1 I का मान आ गया। अब मैं पूरा ध्यान दूंगा इस बिंदु से इस बिंदु तक। इस सर्किट के सॉल्व करने के तरीके हैं जो मैंने क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट। इसको मैं लिख सकता हूँ V बराबर क्या होता है, I इंटू R बराबर कितना, 2 वोल्ट। बस I कितना है, वो रहा 10 बटे 400 प्लस R, ये I हो गया। R कितना है, R का मान तो R है। ये इस समीकरण को लिख रहा हूँ भैया मैं, इधर देखना, V बराबर IR, और ये कितना दे रखा है, 2। बस सॉल्व कर लेंगे, R का मान मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, R का मान मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, R का मान मिल जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा। 400, 800, 2R 800, सो आंसर, बिल्कुल सही बात है, सो आंसर। 10R 2R 802, सही है, सही है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बहुत सिंपल से थे, देखो फंडामेंटल था ना भाई। धारा 0 है मतलब वोल्टेज ड्रॉप 0 है, 2 वोल्ट इस पे मिलेगा, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, चलिए, इस बार एग्ज़ाम हार्ड आने की संभावना है, तो ध्यान से तैयारी करना पड़ेगा इस बार। बिल्कुल जतिन ने अच्छा बोला, कुरैशी साहब ने, कि इस बार एग्ज़ाम हार्ड आने की संभावना है। हाँ बिल्कुल है, जो कुछ नौटंकी हुई है उसके अकॉर्डिंग हार्ड आने की संभावना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन बस एक इस बात के लिए दिया है मैंने, ताकि भैया कॉमन फार्मूला है उसको आप गड़बड़ ना कर दें, भूल ना जाएं। एक कॉमन फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है I बराबर NEAVD। I बराबर NEAVD। एग्जाम में जाते जाते इस फॉर्मूले को जरूर देख के जाना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, त्रिज्या है तो एरिया क्या लिखोगे, एरिया बराबर πr²। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर, ये क्या है, ये n का मान है, n बराबर 10⁻22। R बराबर कितना था, 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻³ धारा I दे रखी है आपको। I कितनी दे रखी है बच्चों, 10 एम्पियर दे रखी है। E का मान आपको पता है 1.6 ना, जो भी है, और आपको अपवहन वेग VD निकालना है। आई होप सब दिया है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन उस पर भी मैंने डाल दिया। I बराबर NEAVD, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए बच्चे, खुश रहें, मस्त रहें, और इसको मैंने बता दिया कैसे आपको यूज़ करना है, उस तरह आप इसको यूज़ करें और मस्त रहें। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय। सेशन को समाप्त करते हैं हम लोग, सेशन को समाप्त करते हैं। बाय बाय, जय श्री राम, भारत माता की जय। ठीक है बच्चे, चलो बच्चे, जाते जाते हम लोग एक बात करते हैं, हम एक बात करते हैं। ध्यान से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सर ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे तो क्या काम हो जाएगा? हाँ बच्चों, काम हो जाएगा। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो काम कैसे हो जाएगा, कैसे होगा? ध्यान से देखो, समझे ध्यान से।
आप सोचो कि एक मान लो अपने पास कहीं घूमने गए, आप पहाड़ों पे घूमने गए, पहाड़ों पे बच्चे जब घूमने जाते हो तो आप सोचो, आपने कहीं ऐसा सीन देखा होगा कि बहुत बड़ी चट्टान जो है टूटी पड़ी है। चट्टान कैसी पड़ी? टूटी पड़ी। चट्टान अगर टूटी पड़ी है तो आप सोचो, रीज़न सोचो उसका, तो आपको दिखेगा कि पहाड़ के ऊपर से पानी कंटिन्यू सालों से गिर रहा था। वो पानी की बूंदें जो शायद हमें भी कुछ ना कर पाए, लेकिन वो सालों से जब उस चट्टान की बूंद चट्टान पर पड़ रही थी तो उसकी कंटिन्यूटी ने, कंसिस्टेंसी, वर्ड होता है कंसिस्टेंसी, लगातार परिश्रम करना, उस कंसिस्टेंसी ने चट्टान को तोड़ दिया। सोचो, पानी की बूंद में शक्ति नहीं थी, लेकिन कंसिस्टेंसी जब उसमें जोड़ दी जाती है तो वो पानी की बूंद जो शायद कुछ न कर पाती उस चट्टान को तोड़ देती है। और उसी प्रकार से अगर हम कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो जब वो पानी की बूंद चट्टान को क्रैक कर सकती है तो क्या हम एक नीट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है बच्चे, तो बस कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करें और मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि दुखी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, बाय 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 बाय। आइए सर।